वेलकम एवरीवन। स्टार लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया था कि जेई के सवाल क्यों नहीं बनते हैं, वाई कुडंट आई सॉल्व जेई प्रॉब्लम्स, और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग चाहते हैं कि इसके आंसर की मदद से हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बेहतर कर सकें। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये एनालाइज़ किया था कि क्यों नहीं बनते हैं सवाल। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर रहे हैं, जेई के सवाल क्यों नहीं बनते हैं, ब्लंटली इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया था कि विद द नॉलेज ऑफ द टॉपिक दैट आई हैव माई माइंड इज़ अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। इस चीज़ को हम लोगों ने ब्लंटली लिख दिया था। फिर हम लोगों ने इसके फैक्टर्स एनालाइज़ किए थे कि क्या क्या फैक्टर है जिस पे क्वेश्चन का सॉल्व होना डिपेंड कर रहा है। तो उसमें एक था आपका माइंड, दूसरा था नॉलेज और तीसरा था ये क्वेश्चन खुद। तो हम लोगों ने फिर ये एनालाइज़ किया था कि भाई क्वेश्चन तो देखिए सबके लिए सेम है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसे सॉल्व तो करना ही है ना। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए, परीक्षा में, जेई में, वो सॉल्व करना ही है। और कुछ लोगों से सॉल्व तो हो रहा है तभी तो उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो हमें भी इसे सॉल्व करना है। ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर था एक नॉलेज का। तो नॉलेज में भी हम लोगों ने ये एनालाइज़ किया था कि जो अवेलेबल नॉलेज है, मार्केट में जो नॉलेज है, वो हर किसी के लिए सेम है। आज के दौर में कोई भी आदमी कहीं से भी कोचिंग ले सकता है, पढ़ सकता है, मटेरियल भी सॉल्व कर सकता है। तो एक्सटर्नल नॉलेज फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्या है? एक माइंड फैक्टर है, ठीक है। अलग अलग माइंड की वर्किंग कैपेसिटी, एनालिटिकल कैपेसिटी अलग होती है, लेकिन वो माइंड विदाउट नॉलेज भी कुछ नहीं कर सकता है ना। तो माइंड प्लस नॉलेज का फैक्टर आ रहा था कि ये नॉलेज हमने जो है माइंड के अंदर कैसे बैठाया है, एक्सटर्नल नॉलेज को मेरे माइंड के अंदर कैसे बैठाया है, उस पर डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन हैंडल करना। तो उसी को हम लोग बोल रहे थे माइंड प्लस नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी से किसी भी टॉपिक का क्या बनता है, मेंटल पिक्चर बनता है। किसी भी टॉपिक का एक पिक्चर बनता है दिमाग में, कनेक्शंस के इस्टेब्लिश करके माइंड जो है अपने न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, जिससे उस टॉपिक का मेंटल पिक्चर बनता है। और ये पिक्चर जितना अच्छा होगा किसी टॉपिक का, हम लोग उतना ही अच्छा उस टॉपिक को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ये मेंटल पिक्चर हमें मेंटली रेडी कर दे रहा है, मेंटल रेडीनेस तक पहुंचा दे रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और अगर मेंटल रेडीनेस तक नहीं पहुंच रहा है तो हम लोग क्वेश्चन फिर हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये मेंटल पिक्चर में कितना फ़र्क हो सकता है अलग अलग लोगों के मेंटल पिक्चर में, है ना। और मेंटल पिक्चर कैसा बन रहा है ये हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे सोचने की कैपेसिटी पे। तो थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग ये भी देखेंगे आज के इस लेक्चर में कि माइंड का विकास किस तरह से होता है बचपन से, है ना, ताकि थोड़ा आइडिया लगे। और फिर आखिर में हम लोग जानेंगे कि भाई अब क्या कर सकते हैं एट दिस स्टेज कि हमारा मेंटल पिक्चर जो है किसी भी टॉपिक का अच्छा बने। व्हाट कैन वी डू नाउ, जब हम तैयारी कर रहे हैं जेई की, तो अब क्या किस तरह से तैयारी करें कि हमारा मेंटल पिक्चर अच्छा बने, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग फिर हैंडल करेंगे आज। इस लेक्चर की कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले पिछले लेक्चर से जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आ रहा है उसको लिख लेते हैं। और फाइनल कंक्लूजन क्या है, वो यही है कि जो मेंटल रेडीनेस मैंने तैयार किया है टॉपिक पे, या जो मेंटल पिक्चर बना है टॉपिक का मेरे दिमाग के अंदर, उस मेंटल पिक्चर की मदद से मैं क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो इसी चीज़ को वर्ड्स में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि गिवन माई मेंटल पिक्चर of the topic, I am unable to solve the question। ठीक है, यही है फाइनल स्टेटमेंट पिछले लेक्चर से कि जो मेंटल पिक्चर बना है टॉपिक का, उसकी मदद से मैं क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। यानी मेंटल पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा बने। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि मेंटल पिक्चर के बारे में और जाना जाए। तो चलिए देखते हैं कि मेंटल पिक्चर होता क्या है। और ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंटल पिक्चर, दो आदमी का जो मेंटल पिक्चर बनेगा उसमें कितने का गैप हो सकता है, कितने का डिफरेंस हो सकता है। तो इसी को समझने के लिए मैं एक आर्टिफिशियल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। और इस एग्जांपल, ये प्योरली इमेजिनरी एग्जांपल है, और इसका संबंध अगर रियल वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति या वस्तु से होता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, है ना, ठीक है। तो एग्जांपल ये है कि सपोज़ कीजिए मैं दो बच्चे को बुलाता हूँ और दोनों से यही सवाल करता हूँ कि कल रात जो है बहुत फेमस पर्सनालिटी टेड क्रूज़ इंडिया आए हुए थे, ठीक है ना। और कल रात 9 बजे वो पानी पी रहे थे, तो मैं इनका पिक्चर बना दूँ इस चीज़ का, ठीक है। तो पहले बच्चे ने बनाया पिक्चर, ये उसका फ्रेम है, ठीक है।
और वो पिक्चर बनाता है। उसने अच्छा आप ये पूछ रहे हो, टेड क्रूज़ पानी पी रहे थे 9 बजे, तो उसने पहले टेड क्रूज़ बनाया, ठीक है। फिर उनके हाथ में बोतल थमाई और फिर ये लीजिए ब्लू ब्लू मैं पानी बना दिया और यहाँ पे लिख भी देता हूँ 9 बजे, ठीक है। तो एक बच्चे ने ऐसा पिक्चर बनाया है ना। और इसका पिक्चर क्या है, बड़ा सादा सादा सा है। इसने अपनी तरफ से मेहनत करके इस पिक्चर में कुछ नया इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं किया है। तो अगर आप इससे सवाल करो तो ये सवाल ज़्यादा हैंडल कर नहीं पाएगा। जैसे इससे आप पूछ दो कि कल टेड क्रूज़ कहाँ थे जब वो पानी पी रहे थे, तो कुछ नहीं पता। आज मुझे टेड क्रूज़ कहाँ मिलेंगे, नहीं पता। या अगर आज थोड़ा टेढ़ा सवाल कर दो इससे कि यार कल रात टेड क्रूज़ 9 बजे पानी पी रहे थे, उसके बाद कान में बड़ी उंगली डाल के खुजा रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे, तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। उल्टा पूछेगा भाई ये क्या पूछ रहे हो, सब पका जाएगा, क्या कुछ भी पूछ लोगे। तो ऐसा रहेगा उसका रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसका पिक्चर अभी बड़ा सादा सादा सा है। इसने अपनी तरफ से मेहनत करके कुछ ऐड नहीं किया है इसमें, है ना। वहीं पे दूसरा बच्चा है, ठीक है ना, ये उसका फ्रेम है। और ये बच्चा जो है ये थोड़ा सा मेहनती बच्चा है या स्मार्ट बच्चा है। ये वो बच्चा है जिसकी एनालिटिकल रीजनिंग कैपेसिटी जो है थोड़ा ज़्यादा है ना। और इससे भी वही सवाल किया गया कि कल रात 9 बजे टेड क्रूज़ पानी पी रहे थे, तुम इनका पिक्चर बना दो। इसने इसी चीज़ की पिक्चर बनाई है, लेकिन उससे पहले उसने रिसर्च की पूरा कि टॉम क्रूज जो टेड क्रूज़ हैं वो कहाँ से आ रहे थे, कहाँ पे थे, क्या करने आए थे, ठीक है, किन के साथ आए थे, ठीक है। इसने पूरी जानकारी इंटरनेट से ली, कॉल करके ली, भैया से पूछा, भाई से पूछा, किसी से पूछा, लेकिन इसने ये सब कुछ पूछा। क्वेश्चन ये खुद से इसने किया, ये सब रेज की टेड क्रूज़ हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ पे हैं अभी, 9 बजे कल रात कहाँ थे टेड क्रूज़, क्यों आए थे, किन किन के साथ थे, ये सारी क्वेश्चन पूछा। उसने पूरा बैकग्राउंड लिया। जिनका ये क्वेश्चन रेज होता है दिमाग में, उनका एनालिटिकल दिमाग है। तो इसे पता चला कि टेड क्रूज़ कल रात 9 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पे बैठे हुए थे। वो भी कहाँ, पटना में टेड क्रूज़ बैठे हैं कल रात 9 बजे स्टेशन पे बेंच लगा हुआ है, वहाँ टेड क्रूज़ अपना बिंदास बैठ के पानी पी रहे हैं कल रात 9 बजे, ठीक है ना। ये टेड क्रूज़ हैं, पटना स्टेशन पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे वो पानी पी रहे थे, ठीक है। ये इसने पता किया, ठीक है। तो इसने ये पता किया कि टेड क्रूज़ कल पटना में बैठे हुए थे, स्टेशन पे ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहे थे और वहाँ बैठ के पानी पी रहे थे। तो इस बच्चे ने ये भी जानकारी ली कि टेड क्रूज़ अभी राजधानी एक्सप्रेस आने का वेट कर रहे हैं, है ना। और ये राजधानी एक्सप्रेस पर 9:45 में बैठेंगे और फिर वहाँ से ये दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में इनकी मीटिंग है कुछ इम्पोर्टेंट डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से। तो इन्होंने भाई भी पता कर लिया इस बच्चे ने। ये भी पता किया कि टेड क्रूज़ के साथ 2 और लोग हैं, साथ में 1-2 बॉडीगार्ड भी है, तो ये भी पता कर लिया। प्लेटफॉर्म 1 पे बैठे हैं टेड क्रूज़ को देखने के लिए पूरी लोगों की भीड़ लगी हुई है। मशहूर अभिनेता है टेड क्रूज़ और इनको देखने के लिए लोगों की भीड़ जमी हुई है। तो ये सारी जानकारी जो है इस बच्चे ने इकट्ठा की और ये सारी जानकारी इकट्ठा करके एक बहुत बढ़िया सा पिक्चर बनाया टेड क्रूज़ टॉपिक पे, है ना। तो इस बच्चे का क्या है, टेड क्रूज़ टॉपिक पे पिक्चर पूरा क्लियर है ना, बढ़िया है। अब इससे कोई भी सवाल पूछिए, ये आपको बढ़िया जवाब देगा। जैसे आप पूछो कि कल रात टेड क्रूज़ कहाँ थे, तो ये फट से बता देगा पटना में थे। या इससे पूछ लीजिए कि आज टेड क्रूज़ कहाँ मिलेंगे, तो ये उल्टा हमें और सवाल पूछेगा कि अभी कितना बज रहा है, ये बताओ 12 बज रहा है, 12:15 में ट्रेन से राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली उतर रहे हैं। कहाँ पे, आनंद विहार टर्मिनल में। तो वहाँ जाओ, वहाँ मिल जाएंगे। ये हो गया 2 अलग अलग पिक्चर, ठीक है ना। एक जो बंदा वेल प्रिपेयर्ड है
और एक जो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है, सिंपल। इससे पूछा गया था कि भाई कान में बार बार उंगलियां क्यों डाल रहे थे, तो ये सक पका गया था भाई ये कैसा क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस है, यही बोलेगा वो। ठीक है, हमें भी कभी कभी ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन जेई के देख के लगते हैं यार ये कहाँ पढ़ा है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही लग रहा है, इसकी तरह हो जाएगा अपनी हाल। लेकिन ये एक अच्छा गेस कर सकता है कि स्टेशन पे बैठे हुए थे, ट्रेन आने जाने की आवाज़ तेज़ होगी और इस वजह से कान में तकलीफ़ तो होती है जब स्टेशन में बैठो, तो इसीलिए कान में उंगलियां डाल रहे थे। और ये एक अच्छा आंसर है, सही आंसर है, एक्सेप्टेबल आंसर है। ठीक है ना। तो जब पिक्चर क्लियर हो तो जो क्वेश्चन इसको आउट ऑफ सिलेबस लग रहा था वो ये उसको बड़ा आसानी से हैंडल कर पा रहा है। तो इसका पिक्चर क्या है, कंप्लीट है। ठीक है ना। और अगर पहला बच्चा डाउट पूछने जाए दूसरे वाले से कि यार बताओ बार बार कान में उंगलियां क्यों डाल रहे थे, तो ये बोलेगा कि यार ट्रेन जा रही थी ना देखो इसलिए। तो पहला बच्चा जो है थोड़ा सा सकपक आ जाएगा, यार ये कैसा आंसर है, ये तो मैं सोचा ही नहीं। फिर वो पूछेगा कैसे कैसे हुआ ये, तो क्योंकि वो स्टेशन पे बैठे हुए थे ना, फिर भी वो सोच में डूबा रहेगा यार ये सब क्या हो रहा है। तो अपने साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, तो अपन जो कोचिंग के या क्लास के जो सबसे स्मार्ट बच्चे होते हैं जिनका नंबर अच्छा आता है ना यूनिट टेस्ट में और बाकी टेस्ट में, तो उनसे जाके अपन अपने डाउट पूछते हैं या कोई प्रॉब्लम पूछते हैं, यार इसको सॉल्व कर दो, और वो फटाफट कुछ करके सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो फिर अपन पूछते रहते हैं भाई ये कैसे किए, ये कैसे किए, क्योंकि अपने को समझ में ही नहीं आता है कि उसका सॉल्यूशन है ना, अपन को उसका सॉल्यूशन समझ में ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अपना पिक्चर अभी इनकम्प्लीट है ना, इसलिए। ठीक है। अब किसी को बोल दिया जाए कि भाई तुम्हारा अगला जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो टेड क्रूज़ पे होगा, तो कोई बंदा ऐसा भी होगा कि इसमें और डिटेल चला जाएगा, है ना, ये भी जानने की कोशिश करेगा भाई टेड क्रूज़ का वेट क्या है, उसकी हाइट क्या है, फिर उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उसके आई का कलर कैसा है, उसके फादर मदर कौन थे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ से माइग्रेट हुए थे, है ना, वो उनको किस तरह की चीज़ पसंद है, नाश्ते में क्या लेते हैं, दोपहर में क्या खाते हैं, है ना। ठीक है, ठंडे में कैसा स्वेट शर्ट पहनते हैं, कौन सा कलर पसंद है, मतलब पूरी की पूरी पीएचडी कर लेगा। ठीक है ना। तो ये ओवर प्रिपरेशन हो गया। क्या हो गया, ये ओवर प्रिपरेशन हो गया। तो इतना भी करना नहीं है, लेकिन अपने को अपना पिक्चर क्लियर करना है, पिक्चर जितना है अवेलेबल रखना है। यानी बेसिकली अपने को ये 4-5 क्वेश्चन रेज करने हैं। लेकिन चलिए ये तो टेड क्रूज़ के क्वेश्चन में समझ में आ रहा था भाई कि ये 4-5 क्वेश्चन अपन हैंडल कर लें तो पिक्चर ऐसा ऐसा बन जाएगा। लेकिन जब यही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए टॉपिक टेड क्रूज़ के बदले, तब आप क्या करोगे। ये टेड क्रूज़ के बदले कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, तब ये कैसे बनाना है, ये पिक्चर कैसा होगा और ये पिक्चर कैसा दिखेगा। टेड क्रूज़ के केस में तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है पिक्चर, ये ऐसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसा होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपन हैंडल करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए एक दूसरी चीज़ आपको पढ़ाते हैं। ये मेंटल पिक्चर वाला तो कहानी समझ में आ गया होगा कि पिक्चर कैसा बन सकता है और उसमें पीएचडी क्या हो सकता है ना। ये पीएचडी हो गया इस टॉपिक पे, है ना, पूरी जानकारी अंदर की ले ली। तो अब इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला एक टाइमलाइन बना रहा हूँ किसी बच्चे का, बचपन से लेकर के उसकी जवानी तक का। ठीक है। तो यहाँ पे एक बच्चा है, ये बच्चे का बिल्कुल पहला स्टेज है, अभी पैदा ही हुआ है, 1 हफ्ते हुए होंगे, कुछ नहीं करता है, दिन भर लेटा रहता है, रोता रहता है, बैठ भी नहीं सकता। अभी 6 महीने गुजर गए, अब ये किसी सहारे से मदद से बैठना सीख रहा है। ठीक है। उसके बाद 1 साल गुजर गए, अब ये खड़ा हो रहा है दीवार पकड़ के, थोड़ा बहुत चल रहा है ना। थोड़ा और टाइम गुजर गया, अब ये चलना सीख गया है, दौड़ना सीख रहा है ना। उसके बाद ये स्कूल जाना शुरू कर दिया, दोस्ती कर रहा है, खेल कूद रहा है, पैसे खर्च करना सीख गया है। थोड़ा और बड़ा हुआ, क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, थोड़ा सीरियस हो गया लाइफ को लेकर के। उसके बाद अब ये दुबला पतला बेचारा जेई की तैयारी कर रहा है, जेई निकाल लिया है, अब ये कॉलेज में अपना लाइफ एंजॉय कर रहा है। उसके बाद ये अब जॉब कर रहा है, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। ये डिसाइड कर रहा है भाई कौन सा जॉब पे फाइनली सेटल होना है, और ये फाइनली अब एक जॉब पे सेटल हो गया है और इसके पेट वेट अब निकल आए, बढ़िया लाइफ में शादी वादी अब करने वाला है। तो ये हमने एक टाइमलाइन बना दिया। ये बच्चा अभी 1 वीक का है, बहुत वीक है। ये 6 मंथ्स का है, ये 1 ईयर, 5 ईयर, है ना। उसके बाद स्कूलिंग टाइम 9 ईयर्स। उसके बाद अब ये बोर्ड कर चुका है 15 ईयर्स,
जेई निकालने वाला है 18 ईयर्स, है ना। उसके बाद कॉलेज में एंजॉय कर रहा है 22 ईयर्स, जॉब टाइम 25 ईयर और 32 ईयर, है ना। तो ये क्या किया है, एक बच्चे का टाइमलाइन बना दिया है पूरा 1 वीक से लेकर 32 ईयर तक, ठीक है ना। आप लोग अभी कहीं यहाँ पे हो 15 से 18 ईयर के बीच में, है ना। जेई प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है। फिर इसके बाद आप लोग अगले स्टेज में जाओगे, कॉलेज ईयर्स, है ना। फिर उसके अगले स्टेज में जाओगे जॉब ईयर्स। फिर आप सेटल होना थोड़ा शुरू करोगे। ये आपके आगे का पिक्चर है। यहाँ पे आप स्कूलिंग का डेज था, आपके क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इधर ही निकले, है ना। ये आपके बचपन का टाइम था, खेलने का टाइम था, है ना, प्ले। और ये आपका ग्रोइंग टाइम था, अर्ली एज, चाइल्डहुड, इन्फेंट थे जब आप, और ये आप पैदा ही हुए अभी थोड़ी देर पहले। तो ये आपका पूरा एक टाइमलाइन हमने बना दिया है ना। अब इसमें ये समझिए कि ये बच्चे का एक तरह से एक डेवलपमेंट है, यहाँ से यहाँ तक इसका एक डेवलपमेंट हुआ है। इसमें जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, और ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो मेन कंप्यूटर का जो मेन यूनिट है अपने दिमाग का, वो क्या है, न्यूरॉन्स है। वो लगभग 85-90% न्यूरॉन बच्चे के दिमाग में होता है जो अभी पैदा हुआ है, ठीक है ना। न्यूरॉन्स नए बहुत कम बनते हैं, सिर्फ 10% न्यूरॉन्स और बनते हैं, ठीक है ना। तो पैदा होने के बाद होता क्या है, फिर दिमाग में कनेक्शंस इस्टेब्लिश होते हैं न्यूरॉन्स के बीच में, यानी कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बनता है, ठीक है। जब पैदा हुआ बच्चा तो उसका दिमाग एकदम खुली किताब है। अब वो दिमाग किस तरह से विकसित होगा ये उसके अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करेगा, और ख़ासकर इनिशियल 7 ईयर्स, अर्ली 7 ईयर्स में उसके कनेक्शंस इस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है ना। तो अर्ली ईयर्स में क्या बनते हैं, कनेक्शंस बनते हैं, ठीक है। और साइज़ बढ़ता है ब्रेन का, ठीक है, माइलिन शीथ बोलते हैं, वो डेवलप होता है, ठीक है ना। तो अर्ली ईयर्स में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स ज़्यादा नहीं बढ़ते, कनेक्शंस बनते हैं, और कनेक्शंस जैसे बन रहा है उस हिसाब से अपना दिमाग कैसा फंक्शन करेगा फ्यूचर में ये डिटरमाइन करता है, और ब्रेन का साइज़ बढ़ता है। तो ब्रेन का साइज़ लगभग 90% हो जाता है अप टू 7 ईयर्स। 7 साल की उम्र में ब्रेन का साइज़ लगभग, जो एडल्ट ब्रेन है उसका 90-95% हो जाता है 7 ईयर्स में। तो मैं बोलना क्या चाह रहा था कि अपना जो कंप्यूटर है ना, वो लगभग अपना बन के आया है। बस ये कंप्यूटर कैसे काम करेगा वो अर्ली ईयर्स में डिसाइड हो रहा है, और 7 ईयर तक वो डिसाइड हो जाता है कि हमारा कंप्यूटर किस तरह से काम करेगा, ठीक है। और ब्रेन का साइज़ बढ़ता है, जो साइज़ बढ़ता है न्यूरॉन्स बढ़ने से नहीं, बल्कि अंदर इंसुलेशन होता है ब्रेन के अंदर, उससे साइज़ बढ़ता है, और कनेक्शंस बनते हैं, उससे ब्रेन की साइज़ बढ़ती है। तो ब्रेन जो है वो लगभग सेम है, वही ब्रेन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन देखिए अब इस ब्रेन की कैपेसिटी, क्षमता कुछ करने की कैसे बढ़ रही है। पहले यहाँ जो 1 वीक का बच्चा था ये कुछ नहीं कर पाता था, है ना। ये हाँ अपनी मदर को पहचानता होगा, मे बी फादर को, या फादर अभी कोशिश कर ही रहा होगा कि मुझे भी पहचान ले, है ना। अर्ली वीक है ये। तो ये भी सिर्फ रोना जानता है, सांस लेना जानता है, और पैंट गीले करता है, इससे ज़्यादा नहीं जानता ये किस तरह बैठना सीखा है, मदर फादर को पहचान रहा है, अजनबी को पहचान रहा है, दूसरे की गोदी में डाल दो तो रोएगा, फादर मदर के पास चुप रहेगा। इसको यही पता चल गया है कि भाई रोऊंगा तो बाप जो है टहलाएगा कंधे पे लेके, इसलिए रो, जब भी टहलने का मन करे रो बैठ के। ये 1 साल का हो गया है, अब ये बोलना कुछ कुछ सीख गया है, कंसेप्ट बनाना सीख रहा है ये कि पानी है तो ये है पानी। पिक्चर अब एक पूरा सीमेंटिक्स और उसका पिक्चर दोनों को रिलेट करना ये सीख रहा है कि ये एप्पल है, ये दूध है, ये पानी है, ये गिलास है, ये सब कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो रहा है, वर्ड्स सीख रहा है। 5 साल तक ये सारा काम हो गया है। तो अप टू 7 ईयर्स ये अपना ब्रेन लगभग डेवलप हो गया है, ठीक है।
उसका 9th ईयर से अब वो बढ़िया स्कूलिंग कर रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है ये बढ़िया ये सब की फ़ाइट मार रहा है। और 15 साल तक वो, यानी किस क्लास में होगा अभी 9th ईयर में, ये होगा अभी लगभग 4th या 5th में, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक उसकी बढ़िया स्कूलिंग का डेज चल रहा है, अपना एंजॉय कर रहा है लाइफ, स्कूलिंग कर रहा है। तो 7 सालों में लगभग बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाता है ना। और शुरू के 7 सालों में बच्चे की परवरिश कैसी की गई है उससे उस पर डिपेंड करता है कि न्यूरॉन्स के कनेक्शन कैसे बनेंगे। और न्यूरॉन्स के कनेक्शन ही बताते हैं कि दिमाग कैसा होगा, इसको क्या चीज़ें पसंद आएगी, कि क्या इसको गिटार बजाने में मज़ा आएगा, कि मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आएगा, कि ज्योग्राफी में मज़ा आएगा, कि हिस्ट्री में मज़ा आएगा। ये सब डिसाइड कब हो रहा है? अर्ली एज में, अप टू 7 ईयर्स। ये एक मतलब डिसाइड नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक मेजर फैक्टर प्ले कर रहा है। इसका एग्जांपल मैं दूंगा आपको। आप लोगों को याद होगा कि बचपन में जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं, दादा दादी या नाना नानी, बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं बैठा बैठा के, है ना। 4 साल 5 साल 6 साल से लेकर 10 साल तक बच्चों को बोलते हैं आओ बैठो बैठो कहानी सुनो। और बच्चे भी बड़े शौक़ से कहानी सुनते हैं और कहानियाँ चलती रहती हैं घंटों 1.5 घंटे रात में सोने से पहले, है ना। लाइट तो होती नहीं थी हमारे टाइम पे, तो सुन रहे हैं कहानियाँ बैठ के, है ना। और कभी कभी कुछ कहानियाँ तो हफ्तों चल रही हैं, आज कुछ हुई, कल कुछ हुई, परसों चलेगी, हफ्ते बाद ख़त्म हो रही है। तो इससे क्या फ़ायदा है? इससे बहुत फ़ायदा है ना। इससे बहुत फ़ायदा है बच्चों के लिए। क्या फ़ायदा है? देखिए कहानी में होता क्या है, कहानी में नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। कुछ कैरेक्टर पहले मिनट इंट्रोड्यूस किए गए, कुछ बीच में इंट्रोड्यूस हुए, बीच में ये ख़त्म हो गए, मर गए, या कुछ शुरू से लेकर आखिर तक चलते रहे। अब बच्चा जो 4 साल 5 साल का है, जो कहानी सुन रहा है, वो पूरा समझने की कोशिश कर रहा है उस कहानी को, है ना। जो पहले मोमेंट में जो कैरेक्टर आया उसको वो याद करके रखा हुआ है। कुछ कुछ नई चीज़ें ऐड हो रही है कहानी में, कैरेक्टर ने किसके साथ क्या किया, किसको क्या बोला, है ना, किसने उसको धोखा दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ वो उससे जोड़ रहा है और सारे कैरेक्टर्स को जोड़ रहा है ना। ये कैरेक्टर उससे, उसका कैरेक्टर का रिलेशन किसी और से, ABCD पूरा वेब बना रहा है दिमाग में। तो क्या होता है इससे? इससे उसकी वो स्ट्रगल कर रहा है, उसका माइंड स्ट्रगल कर रहा है इसको समझने के लिए। और क्योंकि ये ग्रोइंग पीरियड है तो उसका ब्रेन उस तरह का कनेक्शंस बनाना शुरू कर देता है न्यूरॉन्स के, ताकि वो ये कहानी को आसानी से समझ सके। उसका दिमाग का न्यूरॉन्स के कनेक्शन ढल जाता है कि वो इस कहानी को आसानी से समझ सके, है ना। तो जितनी ढेर सारी अगर कहानी सुनी है बच्चे ने, तो उसका ब्रेन उतना अच्छा डेवलप हो जाएगा कि वो लंबी लंबी कहानियों का पूरा पिक्चर बना सके दिमाग में और समझ सके। हो सकता था पहले शुरू में दिक्कत होता होगा, लेकिन बाद में बड़ी आसानी से वो कहानी समझता होगा। फिर दादी नानी आखिरी में सवाल भी करती हैं, बताओ उसने उसको क्या कहा। इससे बच्चे का वहीं पे टेस्ट भी हो जाता था कि हाँ बच्चा समझा है कि नहीं कहानी, है ना। फिर दादी नानी पूछती थी तुमने इस कहानी से क्या सबक लिया ये सवाल, तो बच्चा फिर सोच पड़ जाता था, फिर कुछ जवाब देता था। तो उसकी क्या हो रही है, पूरी रीजनिंग कैपेसिटी डेवलप हो रही है कहानी सुन सुन के, है ना। 2-2 दिन 3-3 दिन तक वो फॉलो कर रहा है, चीज़ों को याद रख रहा है, बड़ा सा पिक्चर बना रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आज के दौर में इसका डायरेक्ट रिलेशन है इससे। सबसे पहले तो जैसे लेक्चर्स होते हैं वो कहानी की तरह चलती है, कॉम्प्लेक्स नंबर महीनों चल रहा है ना। कुछ चैप्टर्स हफ्तों चल रहे हैं, और जब तक आपको पहला लेक्चर याद नहीं है, उसका पिक्चर क्लियर नहीं है, आपको दूसरा तीसरा आखिरी लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो जो बच्चा कहानी सुन चुका है, जो पिक्चर बनाना जानता है, वो क्या करेगा, कॉन्सेप्ट को आसानी से फॉलो करेगा, वो पूरा पिक्चर बनाएगा, है ना। 2-2 घंटे के लेक्चर वो आसानी से बैठ के समझेगा। क्यों? क्योंकि बचपन में उसका ब्रेन के न्यूरॉन से कनेक्शन ऐसे हो गए हैं कि वो चीज़ों को समझ के फॉलो कर सकता है, सिमेंटिक्स बना सकता है दिमाग में पूरा पिक्चर मीनिंग का, है ना। तो आप देखे होंगे कि कुछ बच्चे आधे घंटे 1 घंटे बाद बोर होने लगते हैं, थक जाते हैं कि सर अब आज तो हो गया, बहुत हो गया सर, ऊपर से जा रहा है। और कुछ बच्चे 3-3 घंटे तक लेक्चर फॉलो कर लेते हैं, नई नई चीज़ें सीख के समझ के दिमाग में बिठाते रहते हैं और सीखने के लिए रेडी रहते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके बच्चे की वायरिंग ब्रेन की ऐसी हो चुकी है। तो बचपन में भी जो कहानी सुनते थे वो भी नई होती थी, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ब्रेन का जो है फंक्शनिंग डेवलप हुआ है वो कहानी सुनने से, ठीक है ना। तो बेशक कहानी पे भी डिपेंड करेगा कि कैसी कहानी है ना। अगर कहानी में एनालिटिकल पोर्शन ज़्यादा है, रीजनिंग वाला पोर्शन ज़्यादा है, तो बच्चे का दिमाग की वायरिंग इस तरह से होगी कि वो रीजनिंग ज़्यादा कर सके, न्यूरॉन के कनेक्शन ऐसे बनेंगे कि रीजनिंग वो आसानी से कर सकता है। अगर कहानी में पॉलिटिक्स ज़्यादा होगा तो बच्चे के दिमाग का कनेक्शन ऐसा बनेगा कि वो पॉलिटिक्स अच्छे से हैंडल कर सके।
या इमोशंस अगर ज़्यादा है तो बच्चे का दिमाग बड़े होकर इमोशंस अच्छे से हैंडल करेगा, या अगर कहानी में लेन देन ज़्यादा है तो बच्चे का दिमाग जो है वो बिजनेस माइंडेड हो जाएगा। तो ये फ़र्क पड़ता है, कहानी से एक बड़ा फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ढेर सारी कहानी सुनने से बच्चे की जो है कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ता है, और आप नोटिस भी करते हो उसके अपने अराउंड। लेक्चर में ही आप कुछ लेक्चर में थक जाते हैं, बल्कि वही दूसरा बच्चा नहीं थकता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आजकल के बच्चे जो है वो कहानी नहीं सुनते हैं और टॉम एंड जेरी देखते हैं। अब इससे नुकसान भी उतना ही ज़्यादा है। टॉम एंड जेरी देख रहा है तो आधे घंटे का जो टॉम एंड जेरी देख रहा है, तो उसने जो पहले मिनट में देखा वो उसको याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो कोई उसका चेक ही नहीं कर रहा है ना। पहले मिनट में जो टॉम एंड जेरी का सीन था वो उसको अगले मिनट तक याद रखना है नहीं रखना है समझने के लिए, या नहीं रखना है मुझे नहीं पता, वो जो देख रहा है वही जानता है। और जैसा देखने से लगता है वो इंस्टेंट प्लेजर देता है कि टॉम एंड जेरी छत से कूदा, वहाँ गिर गया, बड़ा मज़ा आया, हा हा हा। फिर टॉम एंड जेरी वहाँ जा रहा था, उसको लंगड़ी लगा दिया, वो फेंका गया उधर, हा हा हा, बड़ा मज़ा आया। तो ऐसी ही चीज़ें रहती है इसमें। तो लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना सीख ही नहीं रहा है बच्चा, और बच्चे से कोई पूछ भी नहीं रहा है भाई कोई सवाल, ताकि उसको कंपल्शन हो कि तुम याद रखो। तो क्या हो रहा है, आजकल के बच्चों का ये डेवलप हो नहीं पा रहा है। तो उसका पिक्चर बनाने का, सिमेंटिक्स फॉलो करने की कैपेसिटी थोड़ी तो कम होगी पुराने बच्चों से। और दूसरा देखिए, कहानी सुनने का एक फ़ायदा और है, आप जो सुन रहे हैं वो वर्बल सुन रहे हो, और उसका सिर्फ वर्बली तो स्टोर करते नहीं हो दिमाग में जब भी आप कहानी सुनते हो तो एक विजुअल पिक्चर भी बनाते हो, तो चीज़ों का विजुअलाइजेशन भी आप सीखते हो, है ना। कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, उसका आप विजुअलाइजेशन किस तरह से कर रहे हो ताकि आपको समझने में आसानी हो, वो भी आप सीखते हो। तो ये एक अलग फ़ायदा है कि राजा रानी की कहानी में बता रही है, मुकुट था, वो सोने का था और चमक रहा था, तो आप एक पिक्चर बनाते हो मुकुट का, और चमकता हुआ सूरज में वो चमक रहा है, शाइन कर रहा है, एक पिक्चर बनाता दिमाग। तो ये अलग फ़ायदा है कहानी का, वो आजकल ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो बचपन में कहानी सुनने के बड़े फ़ायदे हैं, ठीक है। और हर किसी का ब्रेन किसी न किसी चीज़ के लिए अच्छे से डेवलप हुआ है, अगर उसको वो फील्ड मिल जाए तो वो उसमें बड़ा अच्छा करेगा। जैसे सपोज़ कीजिए अगर सचिन तेंदुलकर को आप दे देते फिज़िक्स में कि तुम कुछ करो, तो शायद वो ना कर पाते, और अल्बर्ट आइंस्टीन को आप बोल देते कि जाओ क्रिकेट खेलो, तो शायद वो बढ़िया नहीं खेल पाते, है ना। तो जिस चीज़ के लिए उसका दिमाग डेवलप हुआ है, अगर उससे वही काम कराया जाए तो वो बढ़िया करेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं ये कहता भी हूँ कि अगर हम लोग ये पता कर लें कि रामानुजन की दादी रामानुजन को कौन सी कहानी सुनाती थी, तो अगर वही कहानी इंडिया के सारे बच्चों को सुना दिया जाए तो सारे बच्चे रामानुजन जैसे हो जाएंगे इंडिया में, क्योंकि उस कहानी में ज़रूर कुछ ना कुछ रीजनिंग कैपेसिटी होती होगी जिससे बच्चों का मैथ्स अच्छा हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा, बचपन की अपब्रिंगिंग से जो दिमाग पे जो फ़र्क पड़ रहा है, ये भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का ही एग्जांपल है कि जब वो बचपन में थे 5 साल के, तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, बीमार पड़ गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था, और 5 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन ढंग से बोल भी नहीं पाते थे, है ना। तो उनकी बहन का कहना भी था ये कि यार अल्बर्ट आइंस्टीन अभी तक ढंग से बोल भी नहीं पाते हैं, ये बच्चा बड़ा होके क्या करेगा। हाँ, ऐसा कह रही है उनकी बहन अल्बर्ट आइंस्टीन की। तो जब हॉस्पिटल में एडमिट थे अल्बर्ट आइंस्टीन, तो उनके फादर ने उनको एक कंपास दिया था, कंपास जो नॉर्थ पॉइंट करता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को ये खिलौना जो है बड़ा पसंद आया, उनको उनके दिमाग में उत्सुकता जागी कि यार ये क्या चीज़ है जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ राज तो है, और इस सोच में वो डूबे रहते थे। तो उनका दिमाग की जो कनेक्शन जो बनी ना न्यूरॉन्स की, वो इस तरह की चीज़ों को दिमाग में इमेजिनेशन करने की शक्ति उनकी बढ़ा दी, ठीक है ना। तो बड़े हुए तो इससे उनका जो है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ, और माइंड जो है इस साइंस की तरफ वेल डेवलप्ड हो गया, कनेक्शंस। तो जब वो बड़े हुए थे तो उनका कहना भी था कि फादर का वो गिफ्ट देना एक बहुत बड़ा हेल्प था मेरे लिए, ठीक है। और दूसरा, उनकी मदर ने उनको गिफ्ट किया था वायलिन, तो वायलिन भी उनको बहुत पसंद था, वो वायलिन बजाते थे। और उनका कहना भी था कि अगर मैं फिजिसिस्ट नहीं होता तो मैं फिर म्यूजिशियन होता, ठीक है। तो बचपन की अपब्रिंगिंग एक फैक्टर प्ले किया था अल्बर्ट आइंस्टीन को वैसा बनने में। वो क्या थे, एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, है ना। मतलब उनको कोई लैब नहीं चाहिए था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दिया उन्होंने प्योरली थ्योरेटिकल था, यानी दिमाग में सोच सोच कर दिया, पिक्चर बना बना कर, है ना। तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि बचपन की अपब्रिंगिंग कितना इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन अब चलिए वो टाइम तो निकल गया, तो क्या हम अब वो कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पहुँच गए हो, जेई प्रिपरेशन का टाइम है। क्या है, जेई प्रिपरेशन का टाइम है, आप लोग यहाँ पे हो और अभी आपका कोई टॉपिक में मेंटल पिक्चर नहीं बन पाता है या कोई टॉपिक भारी लगता है। ठीक है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल नहीं बन रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी आप 15-16 साल की उम्र में हो, 17 साल की उम्र में हो। सपोज कीजिए आप मेहनत करते रहे, पिक्चर नहीं बना, मेंटल पिक्चर बढ़िया नहीं हुआ, क्वेश्चंस हैंडल नहीं हुए, लेकिन फिर भी आपका एक अटेम्प्ट और दिए, कोई कॉलेज में चले गए, वहाँ आप पढ़ाई किए, इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आपको फिर से कॉलेज में पढ़ाई जाएगी। MTH 101, MTH 102, MTH 201, इस तरह की चीज़ें पढ़ोगे आप। फिर जब आप 18, 19, 20, 21 साल तक पहुंच जाओगे, फिर जब आप उठा के उसी क्वेश्चन को देखोगे ना, तो लगेगा अरे यार ये क्या था, तो बहुत आसान है। और ऐसा होता है, जो टॉपिक अभी आपको बहुत भारी लग रहा है, 4 साल बाद वही आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि पहले आपका पिक्चर ऐसा था और पढ़ने से और मेहनत से और एक्सपीरियंस से आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, है ना, यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए हो, तो अब आपको चीज़ें बड़ी आसान लग रही है। जब आपका पिक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा हो गया 22 साल की उम्र में, यहाँ पे आने के बाद कॉलेज में, लेकिन आपको ये काम अभी करना है। ठीक है ना, वैसे ही जैसे आपको देखिएगा, किसी टाइम पे हो सकता है कि कुछ लोगों को क्लास 6, 7, 8 बहुत भारी लगता हो, यार उस समय में समझ में नहीं आता था क्लास 6, 7, 8 में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये सब, लेकिन अब जाके पढ़ोगे तो बड़ा आसान लगेगा, और ये क्या तो कुछ नहीं है ना। उसी तरह 9, 10 अभी हो सकता है कुछ टॉपिक अभी भी टेढ़ा लग रहा हो, लेकिन आप 2 साल पढ़ लो, जेई की तैयारी कर लो, उसके बाद 9, 10 खोल के देखो, आप खुद बच्चों को पढ़ाने लग जाओगे 9, 10 के, है ना। तो मेंटल पिक्चर बनता तो है ऐसा, यहाँ से यहाँ पहुँचता है, लेकिन कामयाब वही आदमी है जिसका ये वाला पिक्चर सही टाइम पे बन जाए। यानी जेई प्रिपरेशन मैं अभी कर रहा हूँ, तो मेरा मेंटल पिक्चर अभी ऐसा चाहिए, ये वाला पिक्चर मुझे अभी चाहिए, इस एज में 15 से 17 ग्रुप में, बाद में आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ जाके पिक्चर बनेगा तो उससे हमको क्या मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर अच्छा होता है क्योंकि एग्जाम्पल आपके पास है। आपको ही क्लास 6, 7, 8 भारी लगता होगा और अभी जाके आप देख लीजिए आसान लगेगा। तो ऐसा नहीं कि पिक्चर अच्छा नहीं, ऐसा पिक्चर नहीं बन रहा है लेकिन लेट बन रहा है। अब क्लास 6, 7, 8 का पिक्चर अच्छा बना के आप क्या करोगे, है ना, अब तो टाइम निकल गया। ठीक है, आपको इसी टाइम पे इस पिक्चर से इस पिक्चर पर पहुंच जाना है, इसी टाइम पे, यहीं पे आपको वो पिक्चर डेवलप करना है। ठीक है, एक चीज़ इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो बच्चे नहीं निकाल पाते हैं या ड्रॉपिंग लेते हैं, मेहनत से निकालते हैं, बहुत मशक्क़त करना पड़ता है, वो जाके अच्छा जेई के टीचर बनते हैं, जेई के लिए बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस प्रोसेस से पूरा टफ तरीके से गुजरे हैं भाई। पहले उनका पिक्चर ऐसा था, उन्होंने बहुत मेहनत की, पता किया, पढ़ा इधर उधर से, फिर ऐसा जाके पिक्चर बनाया, है ना। जिनका जेई नहीं निकलता है या जिनको ड्रॉपर्स होते हैं, जो ड्रॉप लेना पड़ता है 1-2 साल, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो टॉपिक्स वीक थे या अक्सर टॉपिक वीक जा रहे हैं, तो लेकिन ये लोग फिर अगले आने वाले बच्चों को बढ़िया पढ़ाते हैं। उनको इस पिक्चर के बारे में भी आइडिया है, ये कैसा है, और इसका भी आइडिया है, तो वो उस बच्चों को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में मदद करते हैं। इस पिक्चर से इस पिक्चर को वो अच्छे से समझा पाते हैं टॉपिक को, ताकि बच्चे इस पिक्चर वाले को यहाँ पहुँचा दें। कोई बंदा जो पहली बार में IIT निकाल दिया है, उसको ये पिक्चर उसका बाय डिफ़ॉल्ट बनता था, उसकी माइंड ऐसी थी, उसकी स्मार्टनेस ऐसी थी, या उसका मेहनत ऐसा था कि ऐसा पिक्चर बनाता था हर टॉपिक में। वो इस पिक्चर के बारे में उसको आइडिया ही नहीं कि भाई कुछ बच्चों का ऐसा पिक्चर भी बन रहा है ना। अब जिनको ऐसा पिक्चर बन रहा है उसको ये वाला टीचर पढ़ाए तो इसको क्या समझ में आएगा, ऊपर से जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वाला टीचर जो ऐसा पिक्चर बना के रखा हुआ है और सीधा यही पढ़ाता है, फ़ायदा नहीं देगा, है ना। इसके लिए तो वो टीचर चाहिए जो बच्चे को ये वाली प्रॉब्लम समझे और इसको यहाँ से यहाँ ले जाए, है ना। इसीलिए ऑफलाइन वर्ल्ड में जो 1-to-1 इंटरेक्शन जो टीचर से होता था ना, वो बड़ा हेल्पफुल होता है, थोड़ा सा गाइड कर देता है तो बच्चे यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। अब आज के ऑनलाइन वर्ल्ड में यार टीचर को ये मौका ही नहीं मिलता है कि बच्चे का पिक्चर समझे कि अभी किस लेवल पे बच्चा है। ठीक है, और ये एक बात है। दूसरी बात ये मैं बताना चाह रहा था कि अक्सर जो लोग ड्रॉपर होते हैं या जो जेई नहीं निकाल पाते, वो अच्छे टीचर बनते हैं क्योंकि उनको इस दोनों का आइडिया है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलते हैं कि भाई अभी बच्चा यहाँ पे है, इसको यहाँ पहुँचाना है। हर टॉपिक में वो ये काम करते हैं और बच्चे को वो टीचर अच्छे भी लगते हैं। तो
ठीक है, वो अच्छे टीचर होते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो अच्छा टीचर होना या ना होना इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वो बच्चा आईआईटी निकाला है या नहीं निकाला है, या फिर पिछले रैंक से निकाला है या ड्रॉपर रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो नहीं निकाल पाते हैं वो ज़्यादा ही अच्छे टीचर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चों की प्रॉब्लम को समझते हैं अच्छे से और फिर उनकी मदद करते हैं, उनका मेंटल पिक्चर बनाने में मदद करते हैं। और ये चीज़ आप अपने आसपास फील भी कर रहे हो। लेकिन अपने को वो नहीं मतलब है कि कौन अच्छा टीचर बन रहा है नहीं बन रहा। हमें तो ये करना है कि भाई मेरा पिक्चर जो यहाँ पे जाके बन रहा है, ये वाली पिक्चर मुझे अभी बनानी है। किसी भी टॉपिक का ये पिक्चर जो बन रहा है ये मुझे अभी बना के दो, बस। मुझे ड्रॉपर नहीं बनना है या मुझे अभी करंट ईयर में निकालना है। मुझे ये वाला पिक्चर अभी बना के दो इस टाइम पे। और ये बनता है, ये कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊँगा, किस तरह से बनाना है, किस तरह की मेहनत करना है, जो बच्चे यहाँ फंसे रह जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये दो चीज़ से मैं कंक्लूजन क्या निकालना चाह रहा हूँ। इससे क्या कंक्लूजन? इससे है कि पहला, यू कैन डू इट। पहला तो है यू कैन डू इट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई, सबसे पहले कि बच्चे हार मानने लगते हैं, यार मेरे से नहीं हो पाएगा। ये सबसे ख़राब थिंकिंग है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। ये तो आपको सोचना ही नहीं है कभी। कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है अगर उसको सही गाइडेंस मिले तो। ये एकदम फैक्ट है। कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है अगर उसका टीचर सही हो तो, उसका गाइडेंस सही हो तो, और उसके अंदर ऑफ कोर्स बच्चे के अंदर आग होना चाहिए और मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए कि टीचर जो बोलेगा मैं तो करूँगा, सच्चे दिल से करूँगा, तो ये कर सकता है। और आपने भी किया है। मैं इस पिक्चर को इसलिए बनाया कि आपने खुद किया है। यहाँ पे जो बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं, कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन मदर, वो यहाँ पहुँच गया है जेईई प्रिपरेशन के लिए। इसने सबसे पहले लैंग्वेज सीखा, इंग्लिश, हिंदी। आसान काम नहीं है लैंग्वेज सीखना। लैंग्वेज जो बचपन में सीख लेता है ना, वैसा लैंग्वेज साइंटिस्ट कहते हैं कि वैसा लैंग्वेज अब वो कभी नहीं सीख पाएगा जिस लेवल का लैंग्वेज आप सीख चुके हो अर्ली 5 to 7 ईयर्स में। जो आपका नेचुरल फ्लो हो गया है, मतलब मक्खन की तरह से निकलते हैं, ठीक है ना, वो आप किए हो। ये बहुत टफ काम है। अब इस उम्र में कोई बोले कि हम लैंग्वेज सीख लेंगे 26 साल की उम्र में, वो सीखेगा, लेकिन वो हमेशा एक दूसरी लैंग्वेज का सहारा लेके वहाँ तक पहुँचेगा और उसका डेप्थ वैसा नहीं आएगा जैसा इस लैंग्वेज में आ चुका है। ठीक है ना, इस उम्र में जो लैंग्वेज सीखा है, तो आपने लैंग्वेज तो सीखा है। आप चल नहीं पाते थे, आज भाग रहे हो, एक पैर पे भाग रहे हो। ठीक है, बहुत कुछ सीखा है, किया है आपने। जो काम टफ था, इम्पॉसिबल लगता होगा इस बच्चे को कि भाई मैं चल भी पाऊँगा, देखता होगा सबको, अरे ये तो दौड़ रहा है, चल रहा है, अरे ये पड़ा रहता होगा, हाथ पैर हिलाता होगा बस। तो ये यहाँ तक पहुँचा है मेहनत करके, बड़ी मेहनत की है इस बच्चे ने यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है ना, पिक्चर बनाया हर चीज़ का इसने यहाँ तक। ठीक है, उसी तरह क्लास 6, 7, 8 में आपको चीज़ें भारी लग रही थी, लगती भी होंगी। कुछ टॉपिक्स हर उम्र में हर किसी को भारी लगता है ना। आज वही चीज़ आप जाके देखोगे तो आपको लगेगा बहुत आसान है। किसको दिक्कत है, लो मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम थी मुझे उसमें, मैं तुझे समझाता हूँ। तो आपका इस उम्र में उस चीज़ का पिक्चर इतना तगड़ा हो गया कि अब आप मास्टर बन गए उसके, क्योंकि आपको पता था आप यहाँ फंसे थे उस टाइम पे और अब पता चल गया है कि ये कैसा होगा। तो अब आप पढ़ाओगे बच्चों को और बढ़िया पढ़ाओगे, है ना। तो आपका ही टॉपिक स्ट्रांग हुआ है, जो पहले वीक था अब बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो अभी जो टॉपिक है वो भी तो आगे जाके स्ट्रांग होगा ना। उसको बस आपको खींच के अभी पास ले आना है कि भाई मुझे अभी करा दे वो स्ट्रांग, है ना। तो हो जाएगा, यू कैन डू इट। ठीक है ना, ये तो समझ में आ रहा है। यू हैव डन इट एंड यू कैन डू इट। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। इसका अगला ये है, यू हैव डन इट, आपने किया भी है। ये मेंटल पिक्चर आपने अच्छा बनाया है बहुत सारे टॉपिक्स का। बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए एक टाइम पे पहाड़ थी, अब वो आपके लिए मक्खन जैसा होता है। जैसे चलना फिरना, दौड़ना कूदना, बोलना, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत टफ था, अब सब आसान हो गया। ठीक है, तो ये दो चीज़ से मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि भाई मेंटल पिक्चर में डिफरेंस बहुत होता है। इसके बीच में बहुत सारे लेवल्स होंगे, हर बच्चे अलग अलग लेवल में फंसे होंगे। कुछ का पिक्चर ऐसा बन रहा है बहुत बढ़िया, कुछ का भी ऐसा बन रहा है। इनको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। और सबका पिक्चर इस लेवल तक पहुंचता है एक टाइम पे।
वो टाइम आपको अभी लाना है, ठीक है। अब ये करें कैसे, इस पिक्चर को यहाँ तक पहुँचाएँ कैसे, मेंटल रेडीनेस जो है मैं इसी टाइम पे कैसे लाऊं। जेई प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे मेंटल पिक्चर अच्छा करना है, मेंटल रेडीनेस पहुंचना है, तो उसका तरीका क्या है? हार्ड वर्क, बस यही है तरीका, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। सारा टॉपिक देखिए सबका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कुछ टॉपिक में आपका भी मेंटल पिक्चर ऐसा बनता होगा, है ना, ऐसा नहीं बनता होगा। और आपके दोस्त बोलते होंगे यार तुम्हारा कोऑर्डिनेट में दिमाग बहुत बढ़िया चलता है, सही बोल रहा है वो, क्योंकि कोऑर्डिनेट में आपका पिक्चर ऐसा है तो आपका दिमाग सही चल रहा है। लेकिन वहीं आपका परमुटेशन कम्बिनेशन में ऐसा रह गया है, ठीक है ना। फिजिक्स के प्रोजेक्टाइल मोशन का आपका पिक्चर ऐसा है, आप बिना कलम उठाए आधे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, क्यों? क्योंकि आपका पिक्चर क्लियर है। वहीं आपका कुछ दूसरे में वीक है, रोलिंग मोशन में आपका वीक हो जा रहा है, ठीक है। तो कुछ में तो आपने भी ऐसा पिक्चर बनाया है ना, कुछ में नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे टॉपिक में आपको मेहनत करनी है। लेकिन वो मेहनत रैंडम नहीं होना चाहिए, ये मेहनत कुछ खास तरीके से करनी होगी, है ना। वो कैसे करना है वो हार्ड वर्क, वो मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। तो ये पूरे का पिक्चर का ये जो पूरा मैंने बनाया है, इससे आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटी क्या है पिक्चर का डिफरेंस, अपब्रिंगिंग पे क्या डिपेंड कर रहा है आपके मेंटल पिक्चर, मेंटल कैपेसिटी डेवलप करने में, फिर मेंटल पिक्चर बनता है, क्यों कुछ टीचर जो ड्रॉपर्स होते हैं अच्छा पढ़ा पाते हैं, है ना, समझ में आ गया होगा, क्योंकि उनको इसका भी आइडिया है और इसका भी आइडिया है। अब आपको मैंने बोला यू कैन डू इट, यू हैव डन इट, बहुत सारी चीज़ें आपने की है और कर सकते हो, ये भी होगा आपका। अब आपको हार्ड वर्क करना है। अब हार्ड वर्क करना कैसे है, मुद्दे की बात तो ये है, क्योंकि आप अभी सपोज़ कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ फंसे, आपके सपने में भी नहीं है कि ये वाला पिक्चर कैसा बनेगा। तो जब मंजिल आपको पता ही नहीं है, ये वाला पिक्चर पता ही नहीं है कैसा होगा, तो आप यहाँ तक पहुँचो कैसे? यानी आप अंधकार में जा रहे हो, क्यों? आपको ये नहीं ये आप यहाँ पे फंसे हो और ये पिक्चर बनाना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पिक्चर अगर आपको पता ही होता है ऐसा है तो बन गया वो पिक्चर। यानी आपको मंजिल का पता ही नहीं है, आपको इसको ढूंढना है, आपको यहाँ तक पहुँचना है, क्यों? इसकी डिस्कवरी करनी है आपको, है ना। आपको इसका ABCD भी अभी पता नहीं है, मतलब ABCD चलिए यहाँ पता है, लेकिन EFGH नहीं पता है कि ये पिक्चर कैसा बनेगा। तो ये गाइडेंस में ही हो सकता है, अंडर गाइडेंस, ठीक है ना। इसके लिए इसीलिए जो डिस्कवरी करते हैं, जो इन्वेंशन करते हैं, उनकी बड़ी इज्जत है ना। जिसने टेलीफोन का ईजाद किया उसकी बड़ी इज्जत है, जिसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ते थे, क्यों? क्योंकि बड़ी इज्जत का काम है ये, क्योंकि पता ही नहीं है आप क्या ढूंढ रहे हो और आप उस चीज़ को ढूंढ रहे हो, है ना। अंधकार में, अंधेरे में जाके आप चीज़ों को ढूंढ रहे हो, एक नैग पे, एक फीलिंग पे, यार कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो है, कुछ तो है, ये क्वेश्चन लेके आप वो चीज़ ढूंढते हो। तो इसीलिए डिस्कवरर की, इन्वेंटर की बड़ी इज्जत है, हम लोग हमेशा हमेशा उनको याद रखते हैं, नाम रटते हैं बचपन में, डिस्कवरी एंड डिस्कवरर, इन्वेंशन एंड इन्वेंटर रटते हैं, है ना। टेलीफोन का अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, है ना, जैसे आइजक न्यूटन, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दिए, तो देखिए उनके नाम पे फोर्स का यूनिट ही रखा गया। तो डिस्कवरर की बड़ी इज्जत है। उसी तरह कुलम्ब हो गए, रदरफोर्ड हो गए, आप लोग पढ़ चुके हो, जेम्स चैडविक हो गए, जे थॉमसन हो गए, डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बड़ी इज्जत है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो क्या ढूंढ रहे हैं और उसको ढूंढ निकालते हैं, एक नैग पे, एक दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन पे, ठीक है यार कि कुछ तो है यहाँ पे। तो आपको उसी तरह इस चीज़ को ढूंढना है, ठीक है। अभी आप यहाँ आओ, इस चीज़ को ढूंढना है, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करनी होगी, और ये अंडर एक सेट ऑफ रूल्स करोगे, ऐसे रैंडम नहीं चलेगा, ये एक गाइडेड रूल के तहत करोगे। वो क्या है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताता हूँ। जो हार्ड वर्क करना है वो किस बिना पे करना है, बेसिस उसका क्या होगा, ठीक है ना। यानी हार्ड वर्क करने का वो बेसिस क्या होगा जिसकी मदद से मेंटल पिक्चर बढ़िया बने, यही अपने को समझना है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है डू इट योरसेल्फ, DIY। किसी को दूसरे लफ्ज़ों में बोलेंगे सेल्फ एनालिसिस, यानी आपको खुद से करके देखना है। जब तक आप खुद से नहीं करके देखोगे वो चीज़ दिमाग में बैठेगी नहीं ढंग से, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए
उसको आप खुद से करके देखिए, खासकर उन टॉपिक्स में जिसमें आप वीक रह जा रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों को ये टाइम वेस्ट लगेगा, यार ये क्या करवा रहे हो। लेकिन जिस टॉपिक में आप वीक रह जा रहे हो, वीक टॉपिक्स में ये काम आपको करना है। स्ट्रॉन्ग के लिए तो ठीक है, बढ़िया है, वेल एंड गुड, आप बढ़िया हो चुके हो उसमें। लेकिन जिसमें आप वीक रह जा रहे हो उसमें डू इट योरसेल्फ कीजिए। कैसे कीजिए, क्या करना है इसमें, जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है क्लास में उसको आके आप एग्ज़ाम्पल से करके देखिए। जैसे आपको बता दिया गया कि -x इज़ ग्रेटर देन 2, तो x इज़ लेस देन -2, ये इधर ले जाएंगे तो साइन बदल जाएगा, है ना, ये बता दिया गया। सिंपल सा चीज़ है, समझ में, सबको समझ में आ रहा होगा ये क्यों हो रहा है। लेकिन जिसको यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो वो एग्ज़ाम्पल लेके देख ले कि भाई हाँ ठीक है ना। जैसे -4 इज़ ग्रेटर देन 2, यही है। -4 ग्रेटर देन 2 तो नहीं बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ये ग्रेटर स्टेटमेंट सही है। ये -4 + 4 हो जाएगा, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इस माइनस साइन को हम इधर भेज रहे हैं, तो यानी -4 और इसको हमने इधर भेज दिया, तो अब कौन बड़ा हो गया है, -2 बड़ा हो गया है, तो ये साइन पलट गया है, तो ठीक पलटा गया है, माइनस होने से पलट जा रहा है। तो ये चीज़ अब आपके दिमाग में बैठ गई ना, ऐसा क्यों हो रहा है। यही होता है, निगेटिव साइड में कोई नंबर -4 है, 3 है, तो इसका मैग्नीट्यूड में छोटा वाला उससे बड़ा होता है, राइट साइड में बड़ा होता है, तो इसीलिए ये पलट गया। पिक्चर से भी थोड़ा समझ लिए कि राइट साइड में जितना राइट होगा नंबर उतना ज़्यादा बड़ा होगा उससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप आके करके देखो। जब ये पढ़ाया गया और आपको ये टॉपिक वीक लग रहा है इनइक्वालिटी, तो आप ये करके देखो सही, तो इससे क्या होगा, आपका पिक्चर और कंप्लीट होगा। जैसे सपोज़ कीजिए कोई आपको पढ़ा दिया log ऑफ a ऑफ x इनइक्वालिटी है, और ये पढ़ा दिया कि भाई इसको सॉल्व करो, log ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 2, तो पढ़ा दिया कि x विल बी ग्रेटर देन a का स्क्वायर इफ़ a इज़ बेस जो है 1 से बड़ा है, और x विल बी लेस देन a की पावर 2 इफ़ बेस इज़ लेस देन 1। ये कोई पढ़ा दिया आपको, ऐसे रट लो, ठीक है ना। तो इसको आप रटिए मत। अगर आपका इनइक्वालिटी लॉगरिदम में वीक है, समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, क्योंकि जो मास्टर ने ये बता के निकल गया ना, यही आपके दिमाग में अभी नहीं बैठा है। ज़्यादा इधर उधर मछली नहीं मारना है, बस इसी को ठीक करना है। और इसको कैसे ठीक करना है, आप आराम से शांति से आइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और इसको एनालाइज़ कीजिए कि ये बोलना क्या चाह रहा है, इसको पिक्चर कीजिए। जब इसका पिक्चर बढ़िया हो जाएगा तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। अब जैसे आप सीधा एग्जांपल लेके देख लो, इस सब में ज़्यादा भारी नहीं करना है। जैसे log ऑफ a के बदले हम पुट कर दे रहे हैं कुछ नहीं, हाफ, ठीक है। हाफ ऑफ x हमको ग्रेटर देन 2 निकालना है, सपोज़ कीजिए ये छोटा ले ले रहे हैं। तो जब इक्वल्स होता तो क्या होता, थोड़ा देर के लिए इक्वल के लिए सॉल्व कर लेते हैं, एकदम करके देखिए बिना किसी टेंशन के, यानी x = हो जाता हाफ की पावर 2 यानी 1/4, है ना, यही होता। अब जैसे जैसे यहाँ पावर बढ़ाते, 2 के बदले यहाँ 3 रखते, तो ये क्या हो जाता, हाफ की पावर 3, है ना, ये हो जाता 1/8, यानी ये 3 देता 1/8 पे, ये 4 देता 1/16 पे, है ना। यानी x जब छोटा होता जा रहा है तो ये वाला वैल्यू, पावर जो है, वैल्यू क्या, आउटपुट बड़ा मिल रहा है, ये हाफ की पावर है ना, है ना। हाफ की पावर जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैल्यू क्या मिलेगा, छोटा मिलता जाता है, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ लेस हो जाती है। जब इससे बड़ा रखना है तो x को है जो है हाफ की पावर 2 से छोटा करते चलो, समझ में आ रहा है। या इसको आप ग्राफ से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो शांति से एग्जाम्पल से देखते चलिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। जहाँ टॉपिक वीक है आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। ये आपका बेस हाफ का ग्राफ बना दिए लॉग का। आपकी वैल्यू क्या चाहिए, 2 से बड़ी चाहिए ना। 2 कहाँ पे ले रहा है, 2 कहीं यहाँ है, सपोज़ कीजिए 2 ले रहा है आपका 1/4 पे, ये वैल्यू 2 आया था। अब इससे बड़ी वैल्यू चाहिए ना, तो 1/4 से छोटा हो जाए, तभी तो ग्राफ में वो उससे बड़ा वैल्यू देगा। तो ग्राफ से दिख रहा है आपको, तो अगर आप ग्राफ समझ गए हैं तो आप सीधा इसको समझ गए, है ना। नहीं तो इसको आप करके देखिए, आप डेफिनेशन पे चले जाइए। सपोज़ कीजिए log ऑफ हाफ ऑफ x अगर y है, यानी x = हाफ की पावर y, है ना, यही है। तो
अब आपको y का वैल्यू जो है 2 से बड़ा लेते जाना है, तो x क्या होना, उसके लिए x क्या मिलता जाएगा, रिवर्स कर लीजिए, है ना। तो y जैसे ही आप 2 से बड़ा पुट करेंगे, तो क्योंकि ये 1 से छोटा है ना, तो पावर बढ़ाने से वैल्यू क्या होती है, कमते जाती है, यानी 2 से जो भी वैल्यू है 1/4 से उससे छोटा मिलता जाएगा, तो x क्या आएगा, उससे 1/4 से छोटा आता जाएगा, तो यानी x लेस देन हाफ की पावर 2। तो जो वही चीज़ यहाँ ये बोल रहा है, तो इसको आप घर पे आइए, शांति से बैठिए, करके देखिए। उसी तरह अगर ये हाफ के बदले यहाँ 2 होता, हाफ के बदले यहाँ 2 होता, अब कोई दिक्कत नहीं था। अब x ग्रेटर देन 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 करेंगे तो वैल्यू 2 देगा, 2 की पावर 3 कर देंगे तो वैल्यू 3 देगा, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको सिंपल करते जाएंगे और एग्जाम्पल से करके इसको देख लेंगे। जो भी टॉपिक आपका वीक है उसमें डू इट योरसेल्फ ज़रूर कीजिए, हर टॉपिक में आके एग्जाम्पल लेके आराम से बैठ के 3-4 तरीके से देखिए, ताकि आपका इससे क्या होगा, दिमाग उसे कैच करता है, आपका पिक्चर अच्छा करेगा। उसको रिवाइज़ कीजिए, इसको अच्छे से रफ मत कीजिए इस काम को, इसको फेयर में कीजिए। जो टॉपिक वीक था उसको फेयर में कीजिए, अच्छे से कीजिए, और उसको 2-3 बार जाके देखिए, क्योंकि माइंड का आपका वायरिंग हो चुका है। तो आप अगर ये काम कर रहे हो तो उसको बिठाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब सपोज़ कीजिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया गया, z पढ़ाया गया, z कॉन्जुगेट पढ़ाया गया, -z पढ़ाया गया, 1/z पढ़ाया गया, है ना। तो ये सब आप करके देखिए कि भाई ये सब जा कहाँ रहा है। z अगर यहाँ पे बना रहे हैं, एक एग्जांपल लीजिए z के लिए 2,4, ठीक है ना। फिर आप ड्रॉ करके देखिए कि z कंजुगेट किधर जा रहा है ना। 1/z कहाँ पे आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको कैलकुलेट कीजिए। फिर iz निकालिए, इसको ड्रॉ कीजिए कि ये किधर बनेगा, है ना। जब तक आप ये सारी चीज़ें ड्रॉ करके नहीं देखेंगे, और आपका अगर सपोज़ कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर वीक है, तो वो फिर स्ट्रांग होगा नहीं अपने आप से। आपको ये सब करके देखना पड़ेगा। कितना टाइम लग जाएगा ये सब करने में, आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन आपका दिमाग इसकी मदद से अपना पिक्चर जो है वो क्लियर कर लेगा टॉपिक का। इतना हो जाए फिर और डीप में जाइए कि z का सपोज़ कीजिए कोई एक लोकस है, तो 1/z का लोकस क्या होगा, ठीक है ना, -z का लोकस क्या होगा, है ना। तो और आप फिर हेवी चीज़ें फिर आप ड्रॉ करके देखिए, है ना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, डू इट योरसेल्फ, खुद से करके देखिए, आराम से एग्जांपल ले के धीरे धीरे टाइम दे के, है ना। ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में सारा करो, थोड़ा थोड़ा करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग जो है अपना पिक्चर बढ़िया करता जाएगा, है ना। तो ये डू इट योरसेल्फ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई टॉपिक वीक है तो जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई जाए उसको एक बार घर पे आके खुद से करके ज़रूर देखिए, है ना। इसी को बोलेंगे स्मार्ट रिवीजन। आपको रिवीजन तो करना ही पड़ता है, लेकिन क्योंकि आप वीक हो इसको स्मार्टली करना होगा। इसको मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूँ और इस पर 3 स्टार लगा दे रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने में जो सबसे ज़्यादा कोई चीज़ हेल्प करेगा तो वो यही है, खुद से करके देखना। उसके बाद अगला है प्रैक्टिस कीजिए, है ना, ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। डू इट योरसेल्फ था थ्योरी के लिए और प्रैक्टिस है क्वेश्चंस के लिए, है ना। और प्रैक्टिस करने में आप इस तरह से जाइए, है ना, नीचे से ऊपर, है ना। ये ना कि सीधा आप चले एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनाने, जेई एडवांस बनाएंगे हम, तो नहीं। वीक टॉपिक्स में एक दिक्कत तो ये भी हो रहा है कि आप सीधा जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन बना रहे हो, है ना। कह रहे हो कि टाइम कम है और एडवांस लेवल के क्वेश्चन बना रहे हो मेंस के ऊपर, है ना। तो ये गलत हो रहा है। पहले जो भी चीज़ सीख रहे हो आप नहीं सीख रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में सेटल होने दो। पहले बेसिक्स के क्वेश्चन बनाओ, फिर आप एडवांस बनाना। तो इससे आपका पिक्चर बढ़िया बनेगा, सेट होगा। नहीं तो आपका पिक्चर, मेंटल पिक्चर ख़राब हो जाएगा। आप जैसे एग्जांपल देख लो, जब भी आप जिम में जाते हो तो सीधा आपको 10 से 15 किलो नहीं दे देता है वो उठाने, पहले 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो से शुरू होता है। अगर आप सीधा 5-10 किलो उठा लोगे तो इंजरी हो जाएगी। नेचर में भी आप देख लीजिए, परमानेंट टीथ उगने से पहले मिल्क टीथ उगता है ना, यानी मेन दांत उगने से पहले दूध वाले दांत उगते हैं। तो अगर नेचर ने ऐसा बनाया है तो कुछ कारण से बनाया होगा। ऐसे थोड़ी ना कि चलो मज़े लेते हैं, तुम्हारे मेन दांत से पहले मैं तुम्हें दूध वाले दांत दूंगा, ऐसा तो नहीं है, है ना। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि पहले आप बेसिक लेवल से बनाना शुरू करो, ठीक है।
बेसिक लेवल जब बन जाए, कॉन्सेप्ट सेटल हो जाए, फिर आप एडवांस लेवल आराम से बनाते रहो। बनाना साथ ही साथ है, कोचिंग के साथ ही साथ आपको बेसिक लेवल ही बनाना है और एडवांस लेवल ही बनाना है। रोक के नहीं रखना है कि भाई बाद में बनाएंगे, लेकिन आप एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, है ना, एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए इजी क्वेश्चंस ढेर सारे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और पिक्चर भी बढ़े। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन बनाते हो, दिमाग उससे अपना पज़ल जो है ना, उस टॉपिक का थोड़ा पूरा करता है। पूरा टॉपिक जो है ना पज़ल है, जिसमें पज़ल के पीसेस आपको पता भी नहीं क्या है आपको, क्योंकि पूरा पिक्चर पता ही नहीं कैसा होना है, तो आपका दिमाग वो बैकग्राउंड में काम करता रहता है, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो अच्छे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, अरे ये तो अच्छा क्वेश्चन था, अपना ही प्रैक्टिस यह किया हुआ क्वेश्चन को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व क्या हो, कैसे हुआ। इसमें जो क्वेश्चन सेटर था ना, वो कहाँ फंसाना चाह रहा था, इसमें ट्रिक क्या रखा था, क्वेश्चन सेटर ट्रिक क्या रखा था, इसका क्रक्स क्या था इस क्वेश्चन को, उसको दोबारा देखिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना ही क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ रिवाइज़ कीजिए। ये सब मैं वीक टॉपिक्स के लिए बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ये ना कोई समझे कि भाई हर जगह ये करने चले तो मेरा हुआ सिलेबस ख़त्म। ये सिर्फ वीक टॉपिक्स के लिए, वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। वीक टॉपिक्स भैया दबती हुई नस है, इसको प्यार से संभालना है। ये क्या है, दबती हुई नस है, दुबती हुई नस है, इसको आराम से टाइम ले के। मेरा जैसे केमिस्ट्री बड़ा वीक जाता था, बड़ी दिक्कत जाती थी, खासकर टाइट्रेशन के सवाल, क्वेश्चन होते थे एक पैराग्राफ के, आंसर आता था 3 लाइन में, समझ नहीं आता था कैसे रहे हैं ये। तो उस ज़माने में ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स करके होता था एक, और उसका केमिस्ट्री का मॉड्यूल बहुत बढ़िया था, मोटा मॉड्यूल आता था, स्कूल में मेरे को फ्री में मिला था, वो स्कूल ने सब्सक्राइब कर रखा था उसके टेस्ट सीरीज़ को, तो वो मैं बढ़िया पढ़ता था। और उसके लिए मैं, देखिए, जब आपका कोई टॉपिक बैकलॉग हो जाए ना, बैकलॉग, तो बैकलॉग को आपको अब सर पे लेके नहीं चलना है, अब इसको आप उतार दो, यहाँ रख दो अपने टू डू में। सर पे रखे रहोगे यार, बैकलॉग है बड़ा टेंशन होगा, इसको यहाँ रखो और इसमें से एक चीज़ निकालो और उसको हैंडल करो। उसका एक टाइम फिक्स कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं, आप 1 घंटा डेली बैकलॉग का टाइम, उस समय बैकलॉग होगा, और ये सबसे वैसा वाला टाइम है जिसमें बाकी पढ़ाई आपका डिस्टर्ब ना हो। मेरा ये टाइम होता था सुबह का टाइम, 6 से 7, क्योंकि मैं 6 से 7 उठ नहीं पाता था हर रोज़ तो 6 से 7 का टाइम मैंने कभी नॉर्मल प्रिपरेशन में जोड़ा ही नहीं था, मैं बढ़िया सोता था उस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई वीक टॉपिक है तो मैं उसको 6 से 7 वाले में ही पढ़ूँगा, तो उठता था फिर मैं ज़बरदस्ती, उठना पड़ेगा, बैकलॉग ज़्यादा हो गया है। तो इस टाइम पे बढ़िया 1 घंटा पढ़ता था मैं उस टॉपिक को, आराम से, धीरे धीरे, महीनों लगते थे मुझे। एक छोटा सा टॉपिक मैं डेली 1 घंटे पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे बिल्ड कर रहा हूँ, रिवाइज़ कर रहा हूँ, टाइम ले लेके मैं उसको बिल्ड करता था। तो 6 से 7 में वो काम करता था। तो वैसे ही आप उसको वैसे टाइम पे कर दीजिए जहाँ आप नॉर्मल प्रिपरेशन सोच नहीं सकते हैं कि आप उस टाइम पे करोगे, या उस टाइम पे आप सेट कर दीजिए इसको, और आराम से डेली निकालिए, जब भी आप उठ पा रहे हो 1 घंटा पढ़िए, उसको दिमाग में अच्छे से बैठाइए, टाइम दीजिए, फिर रख दीजिए। कोचिंग चल रहा है आगे और आप इसको नहीं कवर कर रहे हो और आप पीछे बैकलॉग में लगे हुए, तो ये भी तो बैकलॉग हो जाएगा ना। फिर ये काम आपको कभी नहीं करना है, नया बैकलॉग नहीं बनने देना है, नो न्यू बैकलॉग्स। जो बैकलॉग बन गया उसको बाद में देखेंगे, एक टॉपिक होगा, अभी 2 टॉपिक होगा, आगे वाले तो नहीं बनेंगे, इसको आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नया बैकलॉग नहीं बनने दीजिए, ठीक है। उसको फिर आराम से अपने फ्री टाइम पे हैंडल कीजिए, वीकेंड्स में हैंडल कीजिए, अपने एक बिन में रख लीजिए, वहाँ से निकालिए, दिमाग में कहीं पे लिख लीजिए या फिर कॉपी पे लिख लीजिए, ये बैकलॉग से इसको करना है, ठीक है ना। तो नया बैकलॉग मत बनने दीजिए। वैसे ही टफ टॉपिक के लिए है, एक जगह पर रख लीजिए, निकालिए, बैठिए और सॉल्व कीजिए। तो मैं केमिस्ट्री में यही करता था, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स पढ़ता था 1 घंटे डेली, फिर उठ जाता है आदमी। और सोइए, सोने में कमी नहीं करना भैया, ज़्यादा लोड नहीं देना है खुद को, आराम से काम होता है। तो प्रैक्टिस ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और अपने ही क्वेश्चन को रिवाइज़ कीजिए, खासकर अपने प्रॉब्लम को, अपना खुद का सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम ज़रूर पढ़िए, ठीक है ना। आपने जो खुद कोई क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, कभी कभी चमकता है, कभी कभी नहीं चमकता, उसको आप रिवाइज़ कीजिए, भाई इसमें क्या था,
आपके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा इसके लिए, इससे रिलेटेड, कि जो खरगोश होता है ना, खरगोश वो अपना ही जो एक्सक्रीटा है उसको खा लेता है ना, अपना ही जो एक्सक्रीट किया है, ठीक है, उसको क्या करता है, खा लेता है। क्यों? क्योंकि खरगोश का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो पूरा स्ट्रांग नहीं है, वो पूरा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है एक बार में। तो जो वो निकालता है उसमें भी बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं, मे बी 50% न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उसको बढ़िया खाना मिल रहा है, आधा पचा हुआ भी है और खाना है, आधा न्यूट्रिएंट्स अभी भी है उसमें, तो वो खा लेता है उसको, और उसको बाकी 50% न्यूट्रिएंट्स, अब उसके पेट को मेहनत भी कम करनी पड़ेगी पचाने में, तो वो खा लेता है। तो आप भी अपना क्वेश्चन बनाया हुआ रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या होगा, अगला होगा एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। आप एग्जाम्पल्स देखिए और उसके सॉल्यूशन देखिए, लेकिन पहले एग्जाम्पल को एक बार ट्राई इट योरसेल्फ ज़रूर कर लीजिए, है ना। पहले आप खुद से बना के देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, कहाँ अटक रहे हो, क्या फंस रहा है। आप पहले खुद से उस पर, खुद का सर उस पर पहले फोड़ लीजिए, जब आप थक जाओ फिर आप एग्ज़ाम्पल का आंसर देखिए, सीधा आंसर देखिएगा। आप एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल डबल एज्ड स्वॉर्ड है इसको बोलते हैं, दोनों तरफ धार है, ये आपको भी काट सकता है या फिर आपका टॉपिक को भी काट करके आसान कर सकता है आपके लिए। तो आप कैसे एग्ज़ाम्पल का यूज़ कर रहे हो ये इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्पल आप अंधाधुंध देखते जा रहे हो, आप डिसहार्टन हो सकते हो कि अरे यार ये क्या है, ऐसा होगा तो मेरे से तो ना बन पाएगा, है ना। हाँ, ऐसा लगता है एग्ज़ाम्पल देख के कभी, क्योंकि मेरे को तो लगता था क्या कर रहा है यार, ऐसे कैसे सोचूंगा मैं। हाँ, खासकर मैथ्स के कुछ टॉपिक में अक्सर ऐसा होता था, यार ऐसा कैसे हो रहा है। तो डिसहार्टन तो पहले मत होइए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, कुछ तो आप करोगे ही ना, ठीक है, कुछ तो आप करोगे ही। उसके बाद आप देखो कहाँ फंस रहे हो, क्या दिक्कत आ रहा है। अगर आप पहला स्टेप ही नहीं ले पा रहे हो तब तो आपको एग्ज़ाम्पल देखना ही पड़ेगा, लेकिन आप 2-3 स्टेप ले पा रहे हो तो उसको लो, आप एनालाइज़ करो क्यों फंस रहे हो, फिर आप एग्ज़ाम्पल देखो, ठीक है। तब आपको एग्ज़ाम्पल अच्छे से समझ में भी आएगा और एग्ज़ाम्पल की मदद से आप अपना जो सॉल्यूशन जो ट्राई कर रहे थे ना उसको शायद आप पूरा कर सको, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एग्ज़ाम्पल्स देखने समय आप पहले खुद ट्राई कर लीजिए, और दूसरा एग्ज़ाम्पल के तरीके देख के डिसहार्टन मत होइए। वो जो कोई भी बंदा जो सॉल्यूशन दे रहा है आपको, वो पहले खुद बरसों मगजमारी कर चुका है ना, बरसों मेहनत कर चुका है उस पर। मैंने बताया उसकी मेंटल रेडीनेस, वो उसने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ना वो अभी नहीं कर दिया है, आपकी उम्र का नहीं है। वो जो एग्ज़ाम्पल का सॉल्यूशन लिखा है ना वो इस उम्र का नहीं है, वो इस टाइमलाइन के बाहर का है। वो 50-60 साल का बंदा है जो ये किताब लिख रहा है, और उसने इस चीज़ों को देख देख के, उसकी पिक्चर ऐसे वाली नहीं है, वो पीएचडी तक पहुंच चुका है, ठीक है ना। हाँ, पीएचडी तक पहुंच चुका है वो। तो उसका सॉल्यूशन देख के आप डिसहार्टन मत हो यार कि मैं ऐसे सोच नहीं पाऊँगा, आप बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। इनफ सब जब देख लोगे एग्जांपल्स तो अगला एग्जांपल फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी टॉपिक में 10 तरह के एग्जांपल्स होंगे या 20 तरह के एग्जांपल्स होंगे, उसके बाद 21वां तो रिपीट ही होगा ना, उसके बाद लगेगा अरे ये तो वो वाले जैसा है। तो आप तो एग्जांपल्स आराम आराम से देखते जाइए, है ना, कोई टेंशन मत लीजिए। और ये भी समझिए कि आपकी उम्र अभी ये वाली है 15 से 18, है ना, और जो एग्जाम्पल लिख रहा है वो इस टाइमलाइन से बाहर का है। तो आप जब वहाँ पे पहुँचोगे तो आप भी अपना एक किताब लिख दोगे। तो टेंशन मत लो, आप तो आराम आराम से एग्जांपल्स देखते जाओ। वो जो आपको सिखाना चाह रहा है इस एग्जांपल के थ्रू, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका या ट्रिक, उसको आप आराम से अपना दिमाग में बैठा लो धीरे धीरे, है ना, टेंशन मत लो। और देखिए एक दिन में ज़्यादा नहीं देखना है कि लगने लगे यार ये क्या हो रहा है ना। थोड़ा थोड़ा देखते चलिए, जैसे एक दिन में 4 देखें, 5 देखें, उससे ज़्यादा नहीं। फिर अगले दिन देखेंगे, फिर अगले दिन देखेंगे, धीरे धीरे करके वीकनेस दूर होती है ना। धीरे धीरे दिमाग जो है अपना पज़ल उस टॉपिक का पूरा कर लेगा, ठीक है। सारे टॉपिक आपके वीक नहीं होंगे, तो आप कोचिंग के साथ करते चलो जो जो टॉपिक वीक हैं, लेकिन धीरे धीरे होगा काम। काम आपका धीरे धीरे होगा, स्लो बाय स्लो प्रोसेस है ये। क्योंकि आप अपने ही इस पोर्शन में आपका जो थोड़ा बहुत कमी रह गया है ना, इस पोर्शन में आप उसको दूर कर रहे हो। दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क,
लेकिन आप कर लोगे क्योंकि आपने इस कर चुके हो आप पहले, और दोबारा भी कर सकते हो। तो टाइमली धीरे धीरे करो, हड़बड़ाओ मत। तो एग्जांपल्स आप देखो। अगला क्या है? अगला होगा ऑब्जर्वेशन। अपनी ऑब्जर्वेशन तगड़ी रखो, क्योंकि क्लास 11th और 12th में जो भी पढ़ना है ना, उसका मैंने आपको इस बताया था कि इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन बेस्ड फिज़िक्स पढ़ रहे हो आप, एप्लीकेशन बेस्ड मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आप देखो, ऑब्ज़र्व करो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल तो मुझे वही लगता है कि जैसे 3D ज्योमेट्री आपको पढ़ना है, तो आप अपने घर के एक दीवार के कोने में जाके देखो, तो वहाँ 3 एक्सिस आपको दिख जाएगा, है ना, एक्स वाई जेड। अगर आपको उसको देख के बढ़िया से पिक्चर बना लिया ना, तो आपको 3D ज्योमेट्री में कभी दिक्कत नहीं होगा। आप उस कोने को देखकर एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस बना लो और अपने नाक का कोऑर्डिनेट इमेजिन कर लो कि, तो आप अपने नोज़ टिप है ना, नोज़ टिप, उसका कोऑर्डिनेट निकाल लो, उस एक्स वाई जेड एक्सिस से कैसे निकलेगा, आराम से टाइम लेके। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन की चीज़ है, ये आप काम कर लोगे तो उसके बाद आपको 3D ज्योमेट्री बहुत आसान लगेगा, है ना। उसी तरह अगर आप उस जैसे नीचे ज़मीन के कोने को देख रहे थे, नीचे वाला सीधा फिर ऊपर देख लो, एक दूसरा एक्स वाई एक्स एक्सिस मिल जाएगा। अब देखो कि इसको कितना एंगल से रोटेट किया है कि वो वाला एक्सिस आए, है ना। आराम से बैठ के देखो, क्योंकि ये तो देखने की चीज़ है, बचपन से आप देखते आ रहे हो घर का कोना, अब थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो ये काम आप करो, ऑब्जर्वेशन आपको करनी पड़ेगी, ख़ासकर फिज़िक्स में तो ख़ासकर, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन अच्छी रखो, उसको अब मैथ से थोड़ा जोड़ो, है ना, ताकि आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आए, दिमाग में चलाते रहो इस चीज़ को, ठीक है ना। यू हैव टू कीप, जो भी क्वेश्चन वीक है ना, उसको अपने पास रखे रहो दिमाग में, कीप इट इन योर माइंड। वीक टॉपिक्स का लिस्ट हमेशा दिमाग में होना चाहिए। वीक टॉपिक्स को हमेशा कीप इट इन योर माइंड। इसको मैं अगला पॉइंट बना देता हूँ। ऑब्जर्वेशन का ये अगला पॉइंट है कि वीक टॉपिक्स जो भी आपके हैं उसको आप करो कीप इट इन योर माइंड। अंग्रेज़ी का एक कहावत भी है कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज़ क्लोज़र। और ये जो वीक टॉपिक्स हैं ना, ये आपके एनिमीज़ हैं, ठीक है ना। क्या है ये? एनिमीज़ हैं। इसको अपने दिमाग में क्लोज़ रखिए ताकि आप इस पर रिफ़्लेक्ट करते रहो, ठीक है। आप बाथरूम में बैठे हो, आप नाश्ता कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सोचते रहो, ताकि आपके ब्रेन का कनेक्शन जो है ना अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए, मस्तिष्क आपका उसके लिए एक्सरसाइज कर ले, ठीक है। तो आप उस पर रिफ़्लेक्ट करते रहो। ये मैं अक्सर करता था, दिमाग में सोचता रहता था, भाई ये टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इधर जा रहा है, कंजुगेट इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, देखते रहो उसको, ये ज़रूरी है। वीक टॉपिक कीप इट इन योर माइंड हमेशा, और उस पर सोचते रहो, क्योंकि भाई पूरा का पूरा जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने डेवलप किया, ये पूरा का पूरा उनके दिमाग में ही डेवलप हुआ है, समझ में आ रहा है। इसका कोई एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, कहीं एक्सपेरिमेंटल सेटअप उनको नहीं चाहिए था कि मेरे को ये चाहिए, जैसे जे थॉमसन या चॉर्डविक को चाहिए या रदरफोर्ड को कि एक गोल्ड फॉयल पे इलेक्ट्रोड फेंक रहे हैं, है ना। ये सब उनको नहीं चाहिए था, दिमाग में हुआ है पूरा काम, इमेजिनेशन से। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या था? एक तो ब्रेन की थिंकिंग कि आप पिक्चर करते रहो, और दूसरा कलम। तो पूरी की पूरी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, ये सिर्फ सोचने से और कॉपी कलम से उन्होंने डेवलप कर लिया है, ठीक है ना। कोई महंगा एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं थी, कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं थी। तो आपको भी सोचते रहना है, सोचने से आदमी जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्रैक कर सकता है, तो 11-12 क्यों नहीं निकालेगा भाई, जेई क्यों नहीं निकालेगा, मुद्दे की बात समझिए। तो ऑब्जर्वेशन आप करते रहिए, ठीक है।
एग्जाम्पल्स आप पढ़ते रहिए, ये सब करते रहिए। उसके बाद आखिरी है गाइडेंस। ऑनलाइन वर्ल्ड है, ये थोड़ा सा वीक हो गया, लेकिन अगर आपको गाइडेंस का मौका कहीं मिल रहा है वीक टॉपिक्स पे, तो आप गाइडेंस लीजिए, ठीक है ना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि एक फ़िलासफ़र से 2 मिनट का टॉक अक्रॉस द टेबल, किसी फ़िलासफ़र से आप 2 मिनट बात कर लो, ये कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जबकि आप सालों लाइब्रेरी में गुजारते रहो। ये कहावत 1 मिनट ऑफ टॉक विद अ फ़िलासफ़र इज़ बेटर देन अ ईयर स्पेंट इन द लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो आप 2 मिनट किसी बढ़िया व्यक्ति से बात कर लो इन टॉपिक्स पे, तो वो आपको इतना ज्ञान दे सकता है जो आप सालों लाइब्रेरी में नहीं हासिल कर सकते। ये एक पुरानी कहावत है और सटीक है, ठीक है ना। तो गाइडेंस लीजिए अगर आप ले सकते हो जहाँ से, कि भैया ये टॉपिक मेरा वीक है, ये सवाल नहीं बन रहा है, इस पर थोड़ा हेल्प कीजिए, पूछिए उनसे, तो वो आपकी हेल्प करेंगे और इससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये काम आप कीजिए, गाइडेंस लीजिए, अपने डाउट्स पूछिए। तो यही सब मोटा मोटी चीज़ें हैं जो आपको करना है। डू इट योर सेल्फ, प्रैक्टिस ऑल टाइम। ये सेल्फ एनालिसिस है, स्मार्ट रिवाइज या सेल्फ एनालिसिस बोलिए। आप खुद से बैठ के एनालाइज कीजिए टॉपिक को। ये इसका मैं थोड़ा एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, क्योंकि क्रक्स यही है। ये सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है, इसका मैं 2 एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रोजेक्टाइल मोशन से, कि कैसे इसको करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो काम आप खुद से करते हो वो हमेशा याद रहता है, ठीक है। तो ये सब कीजिए। यही सब है, पुरानी चीज़ें कुछ नई नहीं है, लेकिन इसको गाइड करना है, फोकस करना है बीम को, ताकि आपका वीक टॉपिक स्ट्रांग हो जाए। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर से जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आया हो। जब आप ये सब कर लोगे तो क्या होगा, दिस विल मेक यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द टॉपिक। इससे आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। अगर आपने इतना रिलीजियसली कर लिया, धीरे धीरे पचाते हुए, टाइम देते हुए, तो आपका मेंटल रेडीनेस आ जाएगा। मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे, यानी आपका जो मेंटल पिक्चर है वो बढ़िया हो जाएगा, आपका मेंटल रेडीनेस आ जाएगा। आना तो है ही, अगर आप इंजीनियरिंग में गए तो आज नहीं कल तो आएगा ही, लेकिन उसको अभी लाना है और वो अभी का अभी आ जाएगा। तो ये काम कीजिए, ठीक है ना। तो आई होप कि आज के लेक्चर से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ हो, और उम्मीद करता हूँ कि इसकी मदद से आप लोग अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सुधार सको। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम्पल से कि सेल्फ़ एनालिसिस कैसे करना है, डू इट योरसेल्फ। थैंक यू। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं।